बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर कंडक्टर कैसे बिहेव करता है, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, आज हम इस वीडियो में इस चीज़ को जानेंगे कि कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है अगर उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रख दिया जाए। तो क्या पूरी की पूरी जो एक्सटर्नल फील्ड है वो कंडक्टर की फील्ड को बदल देती है, चेंज कर देती है, या फिर कंडक्टर की कुछ अपनी फील्ड भी बची रहती है, कुछ अपनी पहचान भी बची रहती है। जैसे कि आज पिछले कुछ दिनों में हो रहा है, कुछ सालों से हो रहा है ये चीज़ कि जो सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, उसको अगर हम एक्सटर्नल फील्ड मान लेते हैं और कंडक्टर जो है उसको हम मीडिया मान लेते हैं। तो जो पूरी एक्सटर्नल फील्ड है, जो गवर्नमेंट की एक्सटर्नल फील्ड है, वो पूरा मीडिया को कैप्चर किए हुई है। मतलब मीडिया का काम सिर्फ यही रह गया है कि भाई जो गवर्नमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना। जिस मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, वो सिर्फ जो है गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट कर रही है। जहाँ भी अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ, उसके अगेंस्ट में कुछ बोलना चाह रहा है या फिर कोई सवाल कर रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो ये जो मीडिया है तुरंत आगे आकर के और फिर जो है उनसे लड़ना शुरू कर दे रही है। ऑनलाइन, ऑफलाइन, जैसे भी ये जो है हर तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। कुछ मीडिया चैनल्स हैं, बाकी जो सोशल मीडिया है उसमें कुछ जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है वो बताई जाती है। बाकी जो कुछ पेड मीडिया चैनल्स हैं उनका काम यही रह गया। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले एक जो है बहुत बड़े न्यूज़ चैनल की जो एंकर हैं, जिनका बहुत फेमस नाम भी है, बहुत बड़ी एंकर उनको कहा जाता है, उन्होंने जो ऑनलाइन पढ़ाने वाले यूट्यूबर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको कहा कि भाई ये 2 कौड़ी के नॉलेज रखने वाले हैं, इनको नॉलेज नहीं है, ये एक्सप्लेनर हैं, सिर्फ जो है किताबों को एक्सप्लेन कर देते हैं और इनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है, बच्चों का जो है फ्यूचर ख़राब होता है और बच्चों को ये लूट रहे हैं। इस तरीके से उन्होंने ये बातें कही। तो कुछ चीज़ें तो सही भी हैं कि भाई जो यूट्यूब पर जो लोग पढ़ा रहे हैं, जिनका चल गया है, वो अपना बिजनेस भी इसी को समझ रहे हैं, इसको जो है बिजनेस मॉडल बनाए हुए हैं, जो बच्चों को थोड़ा बहुत दे करके और बहुत ज़्यादा लेते हैं बच्चों से। नॉलेज के मामले में आपकी अगर बात किया जाए, कंपेयर किया जाए उन टीचरों से जो बिल्कुल कह रही हो आप कि हाँ 2 कौड़ी के टीचर हैं, तो उनके नॉलेज को अगर जो 2 कौड़ी के भी टीचर हैं, उनके नॉलेज को और आपके नॉलेज को कंपेयर किया जाए, आपके सामने उनको बैठा दिया जाए, तो आप बिल्कुल जो है हार मान लोगे। आप बिल्कुल एक शब्द बोल नहीं पाओगे, इतना हम बता दे रहे हैं। आपको करना क्या है कि आप जो है चीज़ों को उठाते हो, जहाँ कहीं भी चीज़ें मिली और उठा करके पेस्ट कर देते हो। दिन भर एक ही न्यूज़ चलाते हो, दिन भर एक ही न्यूज़ चलाना है आपको। और अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दिया तो आपको करना क्या है कि भाई के अगेंस्ट बोलते रहना है, बस आपका यही काम है। बाकी टीचर क्या कर रहा है, कुछ लोग, जाहिर सी बात है, कुछ लोग, ये बात बिल्कुल कुछ सत्य भी है कि हाँ भाई कुछ लोग बिजनेस मॉडल बनाए हुए हैं इस चीज़ को, एजुकेशन को। ये गलत बात भी है क्योंकि भाई जो बिजनेस मॉडल आप बना करके चल रहे हो, जिसे आप सोच रहे हो कि भाई आप जो है फ्यूचर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आप जो है लोगों को हेल्प कर रहे हो चीज़ों को समझने के लिए, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप जो है अपना बिजनेस भी क्रिएट कर रहे हो और उसके पीछे क्रिएट कर रहे हो जो एक इमोशन के पीछे कि आप जो है लोगों का भला कर रहे हो, तो ये गलत बात है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो फ्री में ये काम कर रहे हैं, एजुकेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, तो उनकी तारीफ़ की जानी चाहिए। बाकी ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचरों का जो कंपेरिज़न आप कर रहे हैं कि भाई ऑफलाइन जो टीचर है वो काफ़ी बेहतर है, तो वो बेहतर हैं। और ये जो ऑनलाइन टीचर हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि वो डायरेक्ट जो ऑनलाइन ही आ गए हैं, हो सकता है वो ऑफलाइन से आए हुए हैं, तो उनको वो एक्सपीरियंस है, वो चीज़ें जो देना चाह रहे हैं, वो जो समझाना चाह रहे हैं, उसका बेहतरीन एक्सपीरियंस उस सब्जेक्ट का, और तब वो जा करके यहाँ पर प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो आपकी ये बात भी गलत है कि भाई ऑफलाइन और ऑनलाइन टीचर के बीच में कंपेयर करके आप जो है ये बता रहे हो कि हाँ नहीं, ये जो पूरा का पूरा जो है बिजनेस मॉडल है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये सब कुछ गलत बातें हैं। पहले आप अपने आप को देखें, उसके बाद जो दूसरे के ऊपर टिप्पणी करें, कमेंट करें। और समस्या क्या है पता है कि मतलब ये जो अभी फ़िलहाल जो कुछ सालों से हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है कि भाई जो सोशल मीडिया है वो काफ़ी टॉप पर पहुंचा हुआ है, इसका पूरा क्रेज़ चल रहा है। और ऑनलाइन टीचिंग जो है एक नया प्लेटफॉर्म के तरीके से उभर करके आई है, और जिसमें हुआ क्या है कि लोग जो है टीचरों के फ़ैन बनते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि टीचर जो है, कुछ टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो उनके फ़ैन हैं, लोगों की उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो
हुआ क्या इन दिनों में कि जो न्यूज़ देखने वाले कुछ लोग हैं, ठीक है, जो पहले सिर्फ न्यूज़ ही देखा करते थे, टीवी खोलते थे तो बस उनको न्यूज़ एंकर आप ही दिखाई देती थी, उनको जो है अब आपसे थोड़ा सा उन्होंने नारा कस लिया, क्योंकि आप जो चीज़ें बताते हो उसमें कोई भी सच्चाई नहीं होती है, पूरा झूठ बताते हो, अब जो है पूरा झूठ बताते हो। और जो टीचर बता रहा है भले ही वो किसी सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, कम ही बता रहा है, कम नॉलेज लेकर के बता रहा है, लेकिन वो फैक्ट बता रहा है, ठीक है, और उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है। तो आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो कम हुई है, और जो टीचिंग है, ऑनलाइन टीचर्स जो हैं उनकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है। इस वजह से आपको दिक्कत है कि भाई आपका जो चैनल है वो चल नहीं रहा है। आपका चैनल देखने के बजाय लोग जो है ऐसे एजुकेशनल चैनल देख रहे हैं, उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं जो टीचर बता रहे हैं, जो अपने अनुभव से या एक्सपीरियंस से या फिर जो उन्होंने किताबों से ढूंढा है, निकाला है, चीज़ों को पढ़ करके उससे वो जीवन की चीज़ें भी बता रहे हैं, लाइफ चेंजिंग चीज़ें भी बता रहे हैं जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं, और आपकी बताई हुई चीज़ें जो है दरकिनार होती चली जा रही हैं। तो आपको दिक्कत इस वजह से भी है। तो पहली दिक्कत आपको समस्या क्या है कि भाई जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपको जो देखने वाले लोग हैं, हमने खुद देखा है कि पिछले 10 सालों में जो है बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने न्यूज़ चैनल देखना ही बंद कर दिया है। जब से आप जैसे लोग यहाँ पर मीडिया में बैठ गए हैं, आप जैसे लोग जो है बिल्कुल गवर्नमेंट के बिल्कुल चाटुकार हो गए हैं, मतलब इसी में आप जो अपनी महारत हासिल कर ली आपने, तब से जो है उन्होंने न्यूज़ चैनल ही देखना कर दिया है। किताबें पढ़ते हैं, अगर उन्हें करंट अफेयर चाहिए, जो सब्जेक्ट का चाहिए हमें, जो है जो सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करने के लिए चाहिए, तो वो किताबें पढ़ लेते हैं, और वो ऑनलाइन क्लासेस देख लेते हैं जहाँ पर खुद जो है उस करंट अफेयर को बताया जाता है। लेकिन वो चैनल, न्यूज़ चैनल जो है, जो पहले बच्चे देखते थे, ठीक है, पहले समझने के लिए कुछ ऐसे चैनल आज भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ ऐसे चैनल, न्यूज़ चैनल आज भी हैं जो बिल्कुल जो है फैक्ट बताते हैं, वो इधर उधर की बातें नहीं कहते, पोलराइज नहीं होते हैं, ठीक है, सही चीज़ बताते हैं, तो उनको लोग आज भी देखते हैं, उस चैनल को देखते हैं। लेकिन आप लोगों ने जब से ये सब धंधा शुरू किया है कि भाई गवर्नमेंट की बात ही करना है, बस जो उसके अगेंस्ट बोले उसके ऊपर चढ़ जाओ, ठीक है, बाकी क्या करना है कि दिन भर वही जो है अपने आका की जो है, जो आपको पेड किए हुए, जिन्होंने आपके पेड मीडिया चैनल बनाया है, उसको उसकी गाथा गाते रहो, दिन भर गुणगान करते रहो, और कुछ नहीं करना है। तब से लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है, बहुत सारे लोगों ने न्यूज़ चैनल देखना बंद कर दिया है। इसी वजह से आपको दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये है कि भाई गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बोला जा रहा है, आप जो है गवर्नमेंट के बिल्कुल क्या हो कि एजेंट बने हुए हो। आपको 4th पिलर कहा गया डेमोक्रेसी का, आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जो चीज़ें फैक्ट है वो चीज़ दिखानी चाहिए। लेकिन आपने किया क्या है, आपने पिछले कुछ सालों में कुछ नहीं, बस केवल जो है पोलराइजेशन किया है। आप जो एक तरफ झुके हुए हो, एक तरफ झुके हुए हो, आप दोनों चीज़ें कभी नहीं दिखाते हो, ठीक है। जो सच है तो सच का मतलब सच ही दिखना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ट्रांसपेरेंसी होता है, और मीडिया का मतलब होता है कि भाई हर चीज़ को जो फैक्ट है उसको दिखाया जाए। ऐसा नहीं कि किसी के प्रभाव में आकर के कुछ चीज़ें जो है सही हैं उसको गलत दिखा दिया जाए, जो गलत है उसको सही दिखा दिया जाए। ये मीडिया नहीं होता है। जो आज का मीडिया आप सब लोगों ने बनाया है, वो मीडिया आज का ये ऐसा मीडिया नहीं होता है। मीडिया पहले हुआ करता था जिसे लोकतंत्र का चौथा पिलर ऐसे ही नहीं कहा जाता था, और आज जो है ये इसे चौथा पिलर कहना, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि भाई ये जो है बिल्कुल बेवकूफ़ी है, बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ये चौथा पिलर नहीं है। आज का जो मीडिया है वो बिल्कुल चौथा पिलर नहीं, सरकार का आप एक भाग कह सकते हो कि भाई सरकार का एक दाहिना हाथ कह सकते हो, लेकिन ऐसा इसे 4th पिलर तो बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। और हो सकता है कि आगे सरकार चेंज हो, गवर्नमेंट चेंज हो, तो आपकी जो भाषा है, ठीक है, आपके जो रवैया है वो उस सरकार की तरफ आ जाए जिसकी गवर्नमेंट फिर से आ जाए, उस पार्टी की तरफ आ जाए जिसकी गवर्नमेंट अगर आती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप बदल जाओगे। लेकिन जो भी है ये सब बंद करो, और फिर जो फैक्ट है, जो आपका काम है वो करो, बाकी जो दूसरा कोई काम कर रहा है उसको करने दो। तो बच्चों, आज हम देखेंगे कि ये एक्सटर्नल फील्ड के अंदर में किसी कंडक्टर को रखा जाता है तो किस तरीके से बिहेव करता है। कंडक्टर है, फील्ड के अंदर में रखा जाएगा। कंडक्टर की खास बात हम जानते हैं कि इसके अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी बहुत बड़ी खास बात है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इसको फील्ड के अंदर में रखा जाएगा, पहली बात, जब इसको फील्ड के अंदर में रखा जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक फील्ड क्रिएट करते हैं। फील्ड कैसे क्रिएट होती है? फील्ड क्रिएट होती है दो चार्जेस से, ठीक है। कैसे? जैसे मान लिया इधर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा, इधर नेगेटिव चार्ज रख दिया। ऐसे हमने क्या किया, एक लाइन बना दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव की। ये पॉजिटिव चार्ज है, इधर साइड हमने क्या किया है, बिल्कुल लाइन से नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर दिए हैं। तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, ठीक है, ऐसे जाएंगी।
और अगर बीच में कंडक्टर रख दिया गया है तो कंडक्टर अपने अंदर से इन लाइन को पास नहीं करने देगा। ठीक है, यही कंडक्टर की खास बात है, ऐसे बिहेव करता है कंडक्टर। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं पास करती है। क्यों? देखा जाए इसका रीज़न क्या है। देखिए, अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड एक अप्लाई किया हुआ है, ये जो हमने ई लिखा हुआ है ये एक्सटर्नल फील्ड है। ठीक है, ये क्या है? ई एक्सटर्नल है। ये जो लाइन हमने फील्ड लाइन खींचा है वो फील्ड को यहाँ पर दर्शा रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो जैसे ही कंडक्टर को रख करके यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया जाता है, होता क्या है कि जो कंडक्टर है इसके अंदर चार्ज इंड्यूस होते हैं। चार्ज का इंड्यूस होने का मतलब ये है कि भाई इधर पॉजिटिव पार्ट है, इधर फील्ड का पॉजिटिव पार्ट है, तो इधर साइड में नेगेटिव चार्जेस जो है अक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे इस साइड में, लेफ्ट साइड में। और राइट साइड में नेगेटिव वाला पार्ट है अपना जो फील्ड का है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ऐसे अक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, कहा जाए दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इस साइड में बिल्कुल सरफेस पर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे सरफेस पर। ठीक है, बीच में नहीं रह जाएंगे, सरफेस पर चले जाएंगे। जब ये चार्ज इंड्यूस हो गए हैं, अब क्या होगा? अब इसके अंदर भी एक फील्ड क्रिएट हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चार्ज इन्हीं चार्जेस की वजह से, क्योंकि ये चार्ज की नेगेटिव चार्ज की एक लाइन बन गई है और पॉजिटिव चार्ज की एक लाइन बन गई है। एक फील्ड, एक नई फील्ड यहाँ पर बन जाएगी और जिसे हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बना देंगे और ये होगा इंड्यूस्ड फील्ड। इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड बाहर बाहर है, जो ये पहले से एक्सटर्नल फील्ड है वो अप्लाई करने की वजह से एक्सटर्नल फील्ड है। अंदर जो चार्जेज इंड्यूस हुए हैं उसकी वजह से भी एक नई फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस हो गई है, क्रिएट हो गई है। अब अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, नेट फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कितनी होगी? ये एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर ऐसे है, एक्सटर्नल फील्ड यहाँ से लेफ्ट से राइट है और राइट से लेफ्ट इंड्यूस्ड फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें टोटल चाहिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो यहाँ पर एक्सटर्नल में से क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंड्यूस्ड फील्ड को घटाना पड़ेगा। और ये दोनों बराबर होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड के बराबर अपना इंड्यूस्ड फील्ड होता है। इस वजह से फाइनली क्या आता है, जो अपना नेट फील्ड है वो ज़ीरो आता है। इस कंडक्टर के अंदर जो नेट फील्ड है, नेट फील्ड वो ज़ीरो आता है। क्यों ज़ीरो होता है? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बराबर होता है। कैसे मैग्नीट्यूड बराबर होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो चार्जेज इंड्यूस होते हैं वो तब तक इंड्यूस होते रहते हैं, उतने चार्जेज यहाँ पर एक्यूमुलेट होते रहते हैं जितना कि एक्सटर्नल फील्ड इस कंडक्टर के अंदर अप्लाई हो रही है। ठीक है, जितना एक्सटर्नल फील्ड इस कंडक्टर के अंदर जितना अमाउंट आ रहा है उसके बराबर ही चार्ज यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ताकि जो फील्ड, ये जो इंड्यूस्ड फील्ड हो वो इसके बराबर हो जाए। और जब तक बराबर नहीं होते हैं तब तक ये चार्ज यहाँ से मूव करके इस सरफेस पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सरफेस पर उतने चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं कि जितने से ऐसी फील्ड क्रिएट हो जाए, ऐसी इंड्यूस्ड फील्ड क्रिएट हो जाए जो एक्सटर्नल फील्ड के बराबर हो। और जब बराबर हो जाएगा तो भाई क्या होगा, नेट फील्ड ज़ीरो हो जाएगा। इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अंदर में ज़ीरो होती है। ये पहली खास बात है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इनसाइड द कंडक्टर इज़ ज़ीरो, हमेशा ये ज़ीरो होती है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, एक फार्मूला हमारे पास पता है कि भाई E बराबर होता है माइनस डी वी अपॉन में डी आर होता है। इसको उल्टा करके लिख लें, डी वी अपॉन में डी आर बराबर में माइनस ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, अंदर की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो इसको ज़ीरो कर दें और फिर होगा क्या, डी वी अपॉन में डी आर करेंगे और बराबर में इधर ज़ीरो करेंगे। डी वी इधर छोड़ते हैं लेफ्ट में और ये ज़ीरो के साथ क्या करते हैं, यहाँ पर डी आर कर देते हैं और दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। इधर v हो जाएगा, इधर ज़ीरो का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू। तो अंदर अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, इस v की बात करें कि पोटेंशियल कितना होगा इनसाइड द कंडक्टर, तो पोटेंशियल होगा अपना कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। तो दूसरी बात हो गई कि भाई जो अपना v होता है पोटेंशियल वो कांस्टेंट होता है। पोटेंशियल इज कांस्टेंट इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, हर जगह कांस्टेंट रहता है
और ये कांस्टेंट कहाँ तक रहता है, अंदर के हर पॉइंट पर, और सरफेस तक कांस्टेंट रहता है। सरफेस का मतलब इसके एंड तक, ठीक है, ये सरफेस जो दिख रहा है कंडक्टर का, इसके एंड तक ये कांस्टेंट रहता है। वही सेम वैल्यू मिलती है जो अंदर मिलती है, वही इस सरफेस पर भी मिलती है, ठीक है। तीसरी चीज़ देखा जाए, थर्ड बात हम यहाँ पर इसी चीज़ से कैलकुलेट करेंगे। अगर फील्ड ज़ीरो है, एक फार्मूला हमारे पास पता है कि भाई जो फ्लक्स होता है गॉस लॉ से जो फ्लक्स आता है वो क्या होता है, ई और डेल्टा एस होता है, ठीक है, ई डेल्टा एस होता है। और यही जो फ्लक्स होता है वो गॉस कहते हैं कि ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। इतने पार्ट को उठा लो, ठीक है। अब बताएं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो फ्लक्स ज़ीरो नहीं हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो चाहे इसको उठा ले चाहे इस पूरी चीज़ को उठाएं, होगा क्या, इसको लिखना चाह रहे हैं हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल ई डेल्टा एस। ई ज़ीरो है, ये पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा। चाहे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फाई ही ज़ीरो कर लो, इसको ज़ीरो कर लो, फाई को ज़ीरो कर लो, इसको ज़ीरो कर लो, फाई ई लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए फाई ई लिखा जाएगा। अब इधर ज़ीरो हो गया है। अगर क्यू की बात करें कि चार्ज कितना होगा अंदर में, ठीक है, तो इस ज़ीरो के साथ एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई होगा, क्यू बराबर ज़ीरो आएगा। मतलब अंदर अगर बात करेंगे तो अंदर में चार्ज भी अपना ज़ीरो होगा। क्या क्या ज़ीरो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो गया, चार्ज भी ज़ीरो हो गया, ठीक है, चार्ज भी ज़ीरो हो गया। एक चीज़ जो आई है v, वो कांस्टेंट आई है। एक और बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर चार्ज ज़ीरो है तो क्या चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर अंदर चार्ज ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इस इनसाइड से सरफेस पर आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी। और ध्यान ये देना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात अगर करें तो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये अपना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज़ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कंडक्टर के सरफेस से हमेशा ये नॉर्मल होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल होता है। इसका रीज़न है कि अगर नॉर्मल ना हो तब देखें क्या होता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास ये अपना एक कंडक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, ये हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नॉर्मल नहीं है। तो होगा क्या, मान लिया कि यहाँ से ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे कि नहीं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे। एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह सकते हैं, और इसको ये जो दूसरा है थीटा की तरफ एक कंपोनेंट है, एक यहाँ पर थीटा के अगेंस्ट एक कंपोनेंट है। इस वैल्यू को लिखा जाता है ई कॉस थीटा। क्लियर है, जब इसके कंपोनेंट निकालते हैं रिजॉल्व करते हैं इसको, और इसको लिखेंगे ई साइन थीटा। क्लियर है, ई साइन थीटा तो ठीक है, ये नॉर्मल हो गया, इस सरफेस का नॉर्मल हो गया, जहाँ पर ये बिल्कुल ऐसा होता ही है कि सरफेस पर ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, कंडक्टर के सरफेस पर नॉर्मली जाती इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है। मतलब सरफेस का जो सरफेस है उससे 90 डिग्री एंगल बनाते हुए होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इस फील्ड का क्या, जो इधर आ गया सरफेस के अलॉन्ग आ गया ये, ठीक है, सरफेस के अलॉन्ग एक फील्ड आ गया। तो फील्ड जहाँ भी होता है वो करता क्या है, उसका काम है कि अगर चार्ज उसको मिल गया तो क्या करेगा, उसको वो मूवमेंट कराएगा। अब इसके अंदर खुद चार्ज है, कंडक्टर है तो नेगेटिव चार्ज है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसको ये क्या करेगा, इधर की तरफ मूव कराएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे मूव करेंगे, इधर वाले इलेक्ट्रॉन दौड़ करके इधर जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर आ गए वो भी दौड़ के इधर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। और इस इलेक्ट्रॉन के दौड़ने की वजह से, मूवमेंट की वजह से होगा क्या, एक अपना जो है इसी सरफेस पर, ठीक है, इसी सरफेस पर एक सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी। सरफेस करंट अंदर नहीं, लेकिन सरफेस पर एक सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाएगी, जो सरफेस जिसकी डायरेक्शन सरफेस के अलॉन्ग होगी, सरफेस की ही डायरेक्शन में होगी, सरफेस का नॉर्मल नहीं होगी। और ये सरफेस करंट जब प्रोड्यूस हो गई तो भाई हमारे पास अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात रही नहीं गई। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो रही जहाँ चार्ज बिल्कुल रेस्ट में है, स्टैटिक पोजीशन में है और रेस्ट में है, आराम कर रहा है, कुछ मूवमेंट नहीं है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पर जो अभी अभी आया है वो क्या सीन आया है कि भाई अगर ये सरफेस करंट प्रोड्यूस हो गई, इसका मतलब चार्ज मूवमेंट में है, चार्ज मोशन में है, और चार्ज मोशन में है तो इसकी स्टडी हमें यहाँ करना ही नहीं है। ठीक है, इस वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज के इस कंडक्टर के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मली रखा जाता है, नॉर्मली होता भी है। ठीक है,
क्योंकि अगर नॉर्मली नहीं आएगा तो एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो उस इलेक्ट्रॉन को ऐसे घुमा करके ऐसे लेकर के जाएगा और सरफेस करंट क्रिएट हो जाएगी यहाँ पर, जो पूरा जो लॉजिक है हमारा फेल हो जाएगा। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर होती है। ठीक है, एक और थोड़ा सा अच्छी बात देखते हैं कि भाई जैसे ही हम इस अंदर से कंडक्टर के अंदर से सरफेस पर आते हैं, ठीक है, सरफेस पर आते हैं, इसकी सतह पर आते हैं, कंडक्टर के सतह पर आते हैं, मतलब यहाँ पर चले आए। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जाहिर सी बात होगी। तो हम इस 5वें प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी को थोड़ा सा अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे। देखिए फाई की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की बात करें, सरफेस पर आ चुके हैं हम, यहाँ पर E इंटू डेल्टा एस होता है कि नहीं होता है, ये होता है, फाई इक्वल्स टू E डेल्टा एस। इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लिया गया। दूसरा गॉस लॉ ये कहता है कि भाई ये जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फ्लक्स वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ Q क्या है, ये इनक्लोज्ड चार्ज है। जो एक गॉसियन सरफेस हम खींचते हैं उसके अंदर में जितना चार्ज आता है उसे कहते हैं इनक्लोज चार्ज। ठीक है, तो भाई इस सरफेस पर उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। ठीक है, एक बात हम जानते हैं कि अपना जो डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी वो चार्ज अपॉन एरिया होता है और सरफेस का एरिया डेल्टा एस है। अगर यहाँ से हम Q निकालना चाह रहे हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं, तो कितना होगा, सिग्मा इंटू डेल्टा एस होगा। क्लियर है, इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं। ये इनक्लोज चार्ज ही है, ये क्या है, ये इनक्लोज चार्ज है जिसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर इस वाले चीज़ को फर्स्ट और सेकंड से आते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, इस चीज़ को पहले लिख लेते हैं, E इंटू डेल्टा एस लिखते हैं, बराबर में ये जो Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है इसको लिखते हैं, Q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और अभी भी Q की वैल्यू आई है कितना, सिग्मा, और डेल्टा एस आई है, डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट कर सकते हैं। E की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कंडक्टर है तो देखा हमने कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमें एक चीज़ मिल गया कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इज proportional to the surface charge density जिसे सिग्मा कहते हैं, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर, अंदर नहीं, अंदर तो चार्ज ही नहीं है, फील्ड ही नहीं है, तो फिर फील्ड की बात ही क्या होगी, एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के सरफेस पर अगर बात करेंगे तो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो फील्ड है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी की प्रोपोर्शनल होती है सरफेस पर। अंदर बात करेंगे तो अंदर तो फील्ड है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, चार्ज ज़ीरो, V कांस्टेंट आ चुका है, नेट फील्ड ज़ीरो हो चुकी है। जो फील्ड होती है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, नॉर्मल होती है। उसकी वजह भी हमने बताया, अगर नॉर्मल ना हो तो क्या होगा, अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का वही फेल हो जाएगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कंडक्टर की खास बातें हैं। जब उसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखेंगे तो वो इस तरीके से बिहेव करता है, उसके अंदर में फील्ड ज़ीरो हो जाती है, उसके अंदर में चार्ज ज़ीरो हो जाते हैं, उसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो जाता है। सरफेस पर जैसे ही जाते हैं तो फील्ड जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी के प्रोपोर्शनल हो जाती है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो कंडक्टर है उसके सरफेस के नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था आज का पूरा एक्सप्लेनेशन जिसे हमने इस हेडिंग के अंदर में पढ़ा है, जिस हेडिंग का नाम है द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर किसी कंडक्टर को रखते हैं तो किस तरीके से बिहेव करता है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, उसके अंदर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते हैं। ये हमने यहाँ पर देखा कि भाई चार्ज इंड्यूस्ड हो जाते हैं, उसकी वजह से इसके अंदर एक और फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसको कहते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो नेट फील्ड आती है वो ज़ीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, और इसके इतनी ज़्यादा बढ़ करके इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो एक्सटर्नल फील्ड को काउंटर कर सके, उसके बराबर हो जाए, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इस वजह से फील्ड जो है कैंसिल आउट हो जाती है, कोई फील्ड नहीं मिलती है कंडक्टर के अंदर में। तो ये था पूरा, हमने जो है
बेसिक से और एडवांस तक जो भी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी वो हमने बताया है कि कंडक्टर का बिहेवियर कैसा होता है किसी फील्ड के अंदर में। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। बाकी हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।